हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरिओम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी टॉप साइंस पर। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण के बारे में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उसमें साइंस देखते हैं तो लगभग यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना 100% होती है और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो सामान्य बातें हैं जो हम अक्सर एग्ज़ामों में पूछी जाती है एग्ज़ामों में, तो हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मानव जो रक्त परिसंचरण है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो कैसे और किस प्रकार होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कि सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मानव तो मानव ही है भैया, मानव का तो कोई हम कुछ अर्थ निकाल नहीं सकते, वो तो हम सबको पता है। रक्त जो है, रक्त होता है, रुधिर होता है, इसको रुधिर भी कहते हैं, इसको ब्लड भी इंग्लिश में कहते हैं और हम इसको लहू भी कहते हैं। परिसंचरण की अगर बात करें तो हम इसको दो भागों में जब डिवाइड करते हैं तो एक तो होता है परि और एक होता है संचरण। परिसंचरण यानी कि अगर बात करें हम, परि का अर्थ क्या हो जाता है, चारों ओर होता है, और संचरण यानी कि संवहन करना, क्या हो जाता है, संवहन करना। तो ये बात हमने देखी कि चारों ओर और संवहन करना, तो इसका अर्थ निकलता है कि चारों ओर संवहन करना, चारों ओर संवहन करना या फैलाना, पहुंचाना। तो ये बात यहाँ से निकल कर आती है, इसका अर्थ जो है निकल कर आता है। अब यदि अगर हम बात करें तंत्र की, तो एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से परिसंचरण की क्रिया होती है। तो यहाँ तो हमने देखा परिसंचरण तंत्र जो है, मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, उसका क्या अर्थ निकल कर आ रहा है, उसके अर्थ को समझा। तो अब हम देखेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है मानव का, वो कैसे और किस प्रकार है, वो हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम कि जो परिसंचरण तंत्र है, क्या है परिसंचरण तंत्र, इसकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन देख लेते हैं, आराम से समझना है, कोई जल्दी नहीं। वहाँ तो मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए समझाया कि कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो थी नहीं कि उसमें टाइम अपना ख़राब करें। यहाँ देखिए, अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो इसकी परिभाषा क्या बनती है। तो इसकी परिभाषा बनती है फ्रेंड्स कि देखिए, हमने जैसा कि अर्थ समझा था, परि प्लस संचरण, यानी कि परि चारों ओर, संचरण इसके संवहन करना या फैलाना। तो किसका संवहन करता है, आवश्यक पदार्थों का, जैसे कि रुधिर है, और रुधिर के माध्यम से जैसे O2 है, जल है ना, और ये सभी जो आवश्यक पदार्थ हैं वो शरीर के विभिन्न ऊतकों व अंगों, कोशिकाओं तक पहुँचती हैं। तो वहाँ इनका क्या होता है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो परिसंचरण तंत्र है वो क्या करता है, संवहन करता है, आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। तो हम लिख देते हैं कि यह शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों के मध्य आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। क्या करता है, संवहन करता है। ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र वह है, यानी कि यह वह तंत्र है, यह शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों के मध्य आवश्यक पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। तो ये बात तो समझ आ गई है। अब देखिए, कुछ प्राणी होते हैं, कुछ जीव होते हैं। ठीक है। देखिए, हम देखते हैं कि अगर कोशिका के आधार पर देखें तो कोशिका के आधार पर जो जीव हैं, कोशिका के आधार पर जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं जीव। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक कोशिकीय और एक होते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है। अब देखिए, बहुकोशिकीय क्या है और एक कोशिकीय क्या है, ये हम देखेंगे। यानी कि जिनमें वे जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, एक कोशिकीय, इन्हें हम एक स्तर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एक स्तरीय।
एक स्तरीय, ठीक है, एक स्तर, और हम इसे दो स्तर भी कह सकते हैं, दो स्तर या द्विस्तर या द्विस्तर, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के जीवों में एक कोशिका होती है, जबकि इस प्रकार के जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। हम देखते हैं कि कुछ जीव, यानी कि जो एक कोश के जीव हैं, एक कोश के जीव हैं, इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। हम कह देते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ठीक है, तंत्र नहीं होता। अब यदि अगर इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाएगा, अब अगर यदि इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, तो इनमें जो आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जल है ना, और भी जो आवश्यक पदार्थ हैं, उनका परिवहन यानी संवहन कैसे होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि देखिए, ये क्या करते हैं, एक कोश के जीव, ये वातावरण है, क्या है, वातावरण है, और ये क्या है, जीव है। चलो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, ये एक कोश के जीव, ठीक है, एक कोशिकीय क्या है, जीव है। अब देखिए, यहाँ इसका सीधा कांटेक्ट होता है, क्या होता है, सीधा कांटेक्ट, यानी कि आवश्यक पदार्थों का वातावरण के साथ बॉडी का सीधा कांटेक्ट होता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि जो इनकी बॉडी होती है, इनकी बॉडी है, वातावरण के साथ सीधा कांटेक्ट रखती है, सीधा आवश्यक पदार्थों का परिवहन करती है, ठीक है। तो इनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता एक कोश के जीवों में। जैसे कि बात करें हम, एक कोश के जीव कौन से हैं, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम आदि, पैरामीशियम, ठीक है, एटीज, ठीक है। अब देखिए, बहुकोश के जीव कौन से हैं, बहुकोश के जीव अगर बात करें, बहुकोश के जीव कौन से हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिका, जैसे मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं। तो चलिए, ये तो बात कर ली हमने कि जो एक कोश के जीव हैं, उनमें क्या नहीं पाया जाता, उनमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि जो परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम देखेंगे कि जो परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि परिसंचरण तंत्र की, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। नंबर टू अगर बात करें तो एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो देखेंगे हम कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है, हम बात कर रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र की। जो खुला परिसंचरण तंत्र है ये कैसा होता है और बंद परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो देखिए, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में नलिकाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती, नलिका, यानी कि नलिका विहीन होता है, अर्थात ये रक्त को बगैर नलिकाओं के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये कैसा होता है, ये नलिका विहीन होता है। कैसा होता है, नलिका विहीन होता है, ठीक है। जबकि ये नलिका युक्त होता है। ये कैसा होता है, नलिका युक्त होता है, नलिका युक्त होता है। अब यदि अगर हम बात करें, हमने कहा था ये बगैर नलिकाओं के रक्त को शरीर के संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है, और ये जो बंद परिसंचरण तंत्र ये नलिकाओं के माध्यम से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। अब यदि अगर बात करें यहाँ पर, तो उदाहरण अगर देखें हम इसका उदाहरण देखें, तो देखिए ये हो जाता है आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। यहाँ हम बात करें कि जैसे कि कशेरुकी प्राणी, ठीक है, जो कशेरुकी प्राणी हैं उनमें कैसा होता है, ये नलिका युक्त होता है। या हम बात कर लें कि जो कशेरुकी प्राणी है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कशेरुकी प्राणी कौन कौन से। तो देखिए, अगर हम बात करें
कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से होते हैं? कशेरुकी प्राणी होते हैं, देखिए नंबर 1 की अगर बात करें, एक तो होता है कौन सा, एक होता है मान लीजिए यहाँ होता है स्तनधारी होते हैं, ठीक है। एक होता है कि हम बात कर लें पिसीज होता है, पिसीज वर्ग, पिसीज वर्ग। एक होता है कौन सा, एक होता है उभयचर, उभयचर, ठीक है। एक होता है एविज वर्ग, एविज वर्ग होता है, ठीक है। स्तनधारी होता है, पिसीज होता है, उभयचर होता है और एविज वर्ग होता है, ठीक है। और एक होता है सरीसृप, एक होता है सरीसृप। यानी कि हम बात करें इनकी तो इनमें देखिए कौन 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 आते हैं। इसमें देखिए स्तनधारी में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य है, कुत्ता है, ठीक है, बिल्ली है आदि, ठीक है। पिसीज वर्ग की बात करें तो यहाँ आ जाती हैं मछलियाँ, जो मछली हैं। उभयचर की बात करें जैसे कि मेंढक है, ठीक है। एविज वर्ग की बात करें पक्षी है। सरीसृप की बात करें जैसे कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ है और क्या है, और सर्प है, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये कशेरुकी प्राणी हैं। क्या हैं ये सब? कशेरुकी प्राणी हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी एक तरह से हम बात कर रहे हैं सामान्य जानकारी की। तो और कुछ भी बातें हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, वो हम देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें अपने आप में रखता है, जिससे कि जहाँ से क्वेश्चन आने की हमें संभावनाएं बनती हैं। तो चलिए आप देखिए, ये जो बातें अब बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी कि एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ हम देखेंगे कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त जो परिसंचरण तंत्र है, सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने 1628 में परिसंचरण रक्त जो परिसंचरण तंत्र है यह दिया था। परिसंचरण तंत्र सर्वप्रथम 1628 में विलियम हार्वे ने दिया था, ठीक है। अब इसका जो अध्ययन है, यानी कि हम कह देते हैं परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कह रहे हैं कि परिसंचरण तंत्र जो शब्द है सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने 1628 में दिया। उसके बाद हम देखें परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। ये दोनों बातें जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। तो चलिए, ये बातें हो गई कि परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, किस प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है और ये किसने बताया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मानव में जो परिसंचरण तंत्र है, मानव में जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसे और किस प्रकार से होता है। तो हम यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि मानव में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब वो कैसा होता है? मानव में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है या बंद परिसंचरण तंत्र? तो हम कह देते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। मानव में जो होता है बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जो रक्त परिसंचरण है, ठीक है, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं? एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम देखेंगे रक्त परिसंचरण, यानी कि रक्त परिसंचरण। एक तरह से हमने परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे लसिका परिसंचरण। क्या देखेंगे? लसिका परिसंचरण। यहाँ हमने लसिका परिसंचरण देखा
और यहाँ हमने रक्त परिसंचरण देखा। अब रक्त परिसंचरण को हम जो कि 3 तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। एक तो देखेंगे रक्त का, उसके बाद हम देखेंगे हृदय यानी कि हार्ट, उसके बाद हम देखेंगे यानी कि रक्त वाहिका। ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लसिका। क्या देखेंगे? लसिका। और यहाँ उसके बाद लसिका गांठ। ठीक है। यहाँ उसके बाद नंबर 3 पर हम देखेंगे कि लसिका वाहिनी, लसिका वाहिका या वाहिनियाँ। अब देखिए रक्त की अगर बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि रक्त जो है, रक्त के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और एक होती हैं रक्त वाहिकाएँ, रक्त कणिकाएँ होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है इसको हम ऐसे देखते हैं कि प्लाज्मा जो होता है ये 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएँ 45% भाग बनाती हैं। ठीक है। वो हम देखेंगे बाद में कि इसमें क्या क्या होता है। फ़िलहाल हम चार्ट को समझ रहे हैं। और प्लाज्मा जो है ये कैसा है? ये द्रव भाग है। कैसा है? द्रव भाग है। और ये कैसा है? ठोस भाग है। कैसा है? ठोस भाग है। अब जो रक्त कणिकाएँ हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है RBC, एक होती है WBC, एक होती है प्लेट। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए रक्त कणिकाएँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है RBC, एक होती है WBC, एक होती है प्लेटलेट्स। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब रक्त वाहिकाओं की बात करें तो ये देखिए ये भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक तो होती है धमनी, नंबर 2 शिराएँ। ठीक है। और नंबर 3 की बात करें तो केशिका। तो इनके बारे में हम देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि हमने क्या क्या रक्त परिसंचरण जो तंत्र है, यानी कि परिसंचरण जो तंत्र है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया, रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण। यानी रक्त परिसंचरण है, इसको 3 भागों में, रक्त और हृदय और रक्त वाहिका। और रक्त में हम देखेंगे रक्त के जो 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ, द्रव्य भाग और ठोस भाग। और रक्त कणिकाएँ जो हैं, ये रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों हो गई। अब रक्त वाहिकाएँ ये भी 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। तो हम इनको इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले अगर जब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण की तो हम रक्त को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हृदय पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से इसको तो कर देता हूँ रफ, और अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे अब किसकी? हम बात करेंगे भैया रक्त की। रक्त के बारे में देखेंगे कि रक्त क्या है, वो कैसे है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रक्त की। ये देखिए कि जब हम पढ़ते हैं रक्त, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? रक्त पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया रक्त को हम रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर। और हम रक्त को ब्लड भी कहते हैं और हम रक्त को लहू भी कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो रक्त है ये तरल संयोजी ऊतक होता है। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। अब ये कैसे होता है हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं तरल। तरल का अर्थ होता है लिक्विड, यानी कि जो वह पदार्थ जो बह सकता है। ठीक है। अब संयोजी ऊतक, ये क्या है? संयोजी ऊतक। इसको अगर हम देखें तो देखिए जब हम देखते हैं ऊतकों के बारे में तो देखिए ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि एक तो होता है पादप ऊतक, है ना, और एक होते हैं जंतु ऊतक, पादप ऊतक और जंतु ऊतक।
अब हम बात करेंगे, चूँकि हम मानव में पढ़ रहे हैं तो मानव क्या है, एक जंतु है। और जंतु ऊतक की बात करते हैं तो देखिए जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उपकला ऊतक। कौन सा होता है? उपकला ऊतक। नंबर 2 की अगर बात करें, एक होता है संयोजी ऊतक। कौन सा होता है? संयोजी ऊतक होता है। नंबर 3 की अगर बात करें तो एक होता है तंत्रिका ऊतक होता है। और एक नंबर 4 की बात करें तो एक होता है पेशी ऊतक। कौन सा होता है? पेशी ऊतक होता है। तो ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। इनके कार्य अलग अलग होते हैं। इनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नंबर 1 जो कि उपकला ऊतक, इसका कार्य क्या है? उपकला ऊतक जो होता है ये, यानी कि आप ऐसे समझिए, कला क्या है? आवरण। कला हम कहते हैं एक कला आवरण पाई जाती है। जब हम देखिए विभिन्न जो हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो हमने देखा एक कला यानी कि एक आवरण, एक झिल्ली है, ठीक है। तो क्या करते हैं? अंगों की सुरक्षा, यानी कि इसका कार्य क्या होता है? अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। हम कह सकते हैं कि अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये जो उपकला ऊतक है, जो इसका अर्थ क्या होता है? अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। या हम बात करें संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? यानी कि ये, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि शरीर के अंगों को जोड़े रखना, शरीर के अंगों को जोड़े। जैसे कि संयोजी यानी कि संयोग यानी कि जोड़े रखना। तो हम कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखना, ठीक है। अब बात करें हम तंत्रिका ऊतकों की, तो तंत्रिका ऊतक जो होते हैं ये शरीर व जो कार्य है, शरीर के अंग व कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। यानी कि हम कह देते हैं शरीर के अंग व कार्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, स्थापित करता है। अब यदि अगर हम बात करें पेशी ऊतक की, तो पेशी ऊतक क्या होता है? यानी कि पेशी एक तरह से हम बात करें, ये पेशी जो हमें क्या करती हैं? बल करती हैं, यानी कि जो अंग होते हैं उनको कार्य करने के लिए उनमें क्या करती है? गति प्रदान करती है, उनके लिए बल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये अंगों को बल व गति प्रदान करना, एक तरह से गति प्रदान करना किसका कार्य है? यह है पेशी ऊतक का। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं रुधिर की। तो रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से हम बात करें तरल संयोजी ऊतक है, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़े रखना, ठीक है। इस शरीर के हमारे पूरे शरीर में, संपूर्ण जो शरीर है कंप्लीट, उसमें हर जगह क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब कि ये शरीर के जितने भी अंग हैं, ऊतक हैं, सेल्स हैं, है ना, और भी जो पार्ट हैं शरीर के आंतरिक जो अंग हैं, उन सबको क्या करता है? कनेक्ट रखता है, जोड़े रखता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हमने यहाँ तक समझी। तो अब हम देखते हैं कि क्या जो रक्त है उसके बारे में और कुछ भी जानकारी है? हाँ है। तो चलो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी और भी लिखना है। अब देखिए, अब नंबर टू की अगर बात करें कि नंबर 1 हो गया कि जो रुधिर है वो कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। नंबर 2 की बात करें, इसकी मात्रा, अगर मात्रा एक वयस्क मनुष्य में बात करें, वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। अब यदि अगर बात करें कि उसके वयस्क मनुष्य यानी कि व्यक्ति के भार का 7 से 8% होता है, 7 से 8% होता है, ठीक है। अब और देखिए और क्या रोचक बात है, और ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो ब्लड होता है यानी कि संपूर्ण शरीर में जो द्रव होता है, संपूर्ण शरीर के द्रव का
1/13 भाग ब्लड का होता है, रक्त का होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर के द्रव का 1/13 भाग रक्त का होता है। हमारे शरीर में जो भी द्रव पदार्थ हैं, उन सारे जो द्रव पदार्थ हैं उनके 1/13 भाग रक्त का होता है उनमें। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं किसकी, कि स्वाद में ये कैसा होता है। स्वाद में नमकीन होता है, स्वाद में ये नमकीन होता है। ठीक है, अब बात करें कि ये कैसा होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। ठीक है, यानी कि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, लगभग 7.4 इसका पीएच मान होता है। अब देखिए रक्त का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी कहलाता है। कि हम विज्ञान की शाखा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी से हमने क्या कहा था, परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या है, रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए हमने विज्ञान की शाखाओं के बारे में एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट, आप देखोगे तो बहुत ही मस्त ट्रिक बनाई है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को देखना तो विज्ञान की शाखाओं से संबंधित इतनी सरल और सटीक जो ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। एक बार आप देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ वास्तव में ही ट्रिक जो है कामयाब ट्रिक है। ठीक है, तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब रक्त निर्माण की जो क्रिया है, यानी कि रक्त निर्माण की क्रिया, रक्त निर्माण की जो क्रिया है वो क्या कहलाते हैं, हीमोपाइसिस, हीमोपाइसिस कहलाते हैं। रक्त निर्माण की क्रिया हीमोपाइसिस कहलाती, हीमोपाइसिस कहलाती है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, हीमोपाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोपाइसिस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग लाल होता है, ये हमें पता है। रक्त का रंग लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन भैया हम बात करें कि सभी जंतुओं का रंग लाल नहीं होता है, सभी जंतुओं का रंग लाल नहीं होता है। कुछ जो जंतु हैं, कशेरुकियों को छोड़ दें आप, कशेरुकियों को छोड़कर कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें कि रक्त का रंग विभिन्न रंगों का होता है, रक्त का रंग जो है विभिन्न रंग का होता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक होता है, जैसे ऑक्टोपस की बात करें, ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस का जो रंग होता है नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, अगर हम गिरगिट की बात करें, गिरगिट की बात करें तो चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ऑक्टोपस का रंग नीला क्यों होता है। ऑक्टोपस का रंग नीला कैसा होता है, यानी कि इसके रक्त का रंग नीला कैसे होता है, तो क्योंकि हम बात करें, क्योंकि इसके ब्लड में तांबा व जिंक पाया जाता है, तांबा जिंक अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस का जो रक्त का रंग है वो कैसा होता है, नीला होता है। अब बात करें हम कि एक और देख लीजिए, यानी कि गिरगिट की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, हरा। गिरगिट का रंग कैसा होता है, हरा। अब ये क्यों होता है, देखिए गिरगिट का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि हीमोसैथिन जो वर्णक होता है, हीमोसैथिन जो प्रोटीन होती है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण क्या हो जाता है भैया, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी कि हीमोसैथिन जो प्रोटीन है, हीमोसैथिन जो प्रोटीन वर्णक है, ठीक है, इसका
ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और भी है, जैसे आइस फिश है, अगर हम बात करें आइस फिश जो कि अंटार्कटिका में है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका रंग कैसा होता है? रंगीन होता है। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आइस रंगहीन होता है। जैसे एक हो गया नंबर 1, नंबर 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर 3 कि आइस फिश, आइस फिश जो रंग है ये रंगहीन होता है, इसके रक्त का रंग रंगहीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन और हीमोसाइटेट वर्णक नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? हीमोग्लोबिन नो प्रेजेंट। यहाँ लिख देता हूँ HB नो प्रेजेंट, HB प्लस हीमोसाइटोनिन, हीमोसाइटोनिन, हीमोसाइटोनिन नो प्रेजेंट, नो प्रेजेंट, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? उसके रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो चलो ये बातें जो मुख्य बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि रक्त का अध्ययन करना हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और रक्त निर्माण की जो क्रिया है हेमोपाइसिस कहलाती है। यहाँ से हमने देखा कि रक्त जो रुधिर है तरल संयोजक होता है। वयस्क मनुष्य में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। व्यक्ति के बाहर का 7 से 8%, तो संपूर्ण शरीर के द्रव का 1/13 भाग रक्त का होता है। स्वाद में नमकीन होता है, क्षारीय होता है और इसका pH मान 7.4 होता है। रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, जंतु ऐसे हैं जिनका जो रक्त का रंग है वो लाल नहीं होता है, जैसे कि ऑक्टोपस है, गिरगिट है ना, आइस फिश है, कॉम्ब कट। एक और होता है कि कॉम्ब कट, उसका रंग कैसा होता है? वो कैसा होता है? वो एक तरह से हम बात करें कि वो पीला होता है। पीला क्यों होता है? इसका कारण अभी तक वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं उसका कारण कि क्यों होता है। तो चलिए ये बात जो है ये हो गई रक्त के बारे में। किसके बारे में हो गई? रक्त के बारे में हो गई, जो कि इम्पोर्टेंट बातें थी हमने देखी हैं रक्त के बारे में, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं रक्त के बाद, अब हम रक्त के भाग देखेंगे कि रक्त के कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बात करेंगे हम कि रक्त, हम बात किसकी कर रहे हैं? रक्त की कर रहे हैं। अब रक्त के 2 भाग मैंने आपको बताया था। रक्त के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा भी कहते हैं, प्लाज्मा भी। एक होती है रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं? रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो यहाँ हमने देखा कि जो प्लाज्मा है रक्त का 55% भाग बनाता है। क्या बनाता है? 55% भाग बनाता है। तो हम बात किसकी करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की। उसके बाद रक्त कणिकाओं को देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ रफ, और हम बात करेंगे रक्त में प्लाज्मा। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है, यानी कि रक्त, और रक्त में भी हम नंबर 1 देख रहे हैं प्लाज्मा। क्या देख रहे हैं? प्लाज्मा या प्लाज्मा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों के पर चर्चा करेंगे कि देखिए सबसे पहले बात करें तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा होता है ये रक्त का 55% भाग बनाता है। 55% भाग बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल भाग है। रक्त क्या? एक लिक्विड है, तरल भाग है, और जो पारदर्शी होता है हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो देखिए कभी कभार हम क्या देखते हैं कि जब कभी हमारे वेसल्स जो हैं शरीर के किसी पार्ट में से कट जाती हैं, यानी कि क्षति हो जाती है, तो क्या देखते हैं? तो ऐसे ऐसे ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, ठीक है। अब उस ब्लड में हम क्या देखते हैं कि जो ये भाग है, जो ये भाग है, ठीक है, हम देख रहे हैं ये जो तरल भाग है, ये जो तरल भाग है, ये ब्लैक कलर से जो मैंने दर्शाया है, ये क्या है? ये प्लाज्मा है। क्या है? ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है। अब रक्त में
क्या पाए जाते हैं, आरबीसी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, आरबीसी। तो आरबीसी जो होती हैं यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिनको हम कह रहे हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिन्हें हम कह रहे हैं ये होती हैं आरबीसी। क्या होती हैं, आरबीसी होती है। ठीक है। अब यदि अगर हम बात करें किसकी, देखिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में कि क्या करती, कैसी होती है, उभयतल उभयोतल, ठीक है, अंडाकार या वर्ताकार, वो सब हम देखेंगे जब रक्त कणिकाएं पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बात और बता देते हैं कि ये जो होती है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो आरबीसी है और ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी है। क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कणिकाएं सी दिखाई दे रही है हमें, ये इस प्रकार की, ठीक है, ये क्या हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। ये क्या हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स। और यहाँ हम बात करें तो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जो हम देख रहे हैं कि ये जो तरल भाग है ये प्लाज्मा है। ठीक है। अब इस ये रक्त का जो भाग है, जो रेड कलर में ये रक्त है, वो जो तरल भाग जो आपको बाहर दिखाई दे, जो बह रहा है, ये क्या है, प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। अब देखिए हम प्लाज्मा की अगर बात करें तो हम जानेंगे कि यह कैसा होता है, यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है, यह पारदर्शी होता है। ठीक है। नंबर 2, अगर हम देखें प्लाज्मा के बारे में तो यह हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का। ठीक है, पीले रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जल होता है। कितना होता है, चलो रक्त प्लाज्मा का संगठन हम यहाँ देखते हैं कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इसमें जो है क्या क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ होता है जल, जल होता है इसमें 90%। कितना होता है, 90%। फिर होती है इसमें प्रोटीन। क्या होती है भैया, प्रोटीन होती है लगभग 7%। और इसके बाद इसमें होती है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज, ये होता है 1%, 0.1% होता है। बाकी अन्य अन्य जो भाग बच गया परसेंट का, उसमें अन्य पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। इसमें आयन भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, इसमें आयन भी होते हैं। तो ये प्लाज्मा का संगठन सर्वाधिक क्या है, इसमें जल है, जिसके कारण क्या है, तरल भाग है। ठीक है। अब ये तो हमने देखा प्लाज्मा जो है कि वो पारदर्शी होता है, ब्लड का 55% भाग बनाता है, हल्के पीले रंग का होता है। अब यदि अगर हम बात करें हम इसके कार्य की, इसके कार्य की अगर बात करें तो देखिए जो प्लाज्मा है यह क्या करता है, यह जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, संवहन करता है, परिवहन करता है। क्या करता है कि यह जो है कि जो पचा हुआ भोजन है, यह पचे हुए भोजन व हार्मोन का विभिन्न अंगों तक संवहन करता है, अंगों तक संवहन करता है। ठीक है, संवहन करता है। तो देखिए यह हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ से हम कार्य देख रहे हैं। ठीक है, ये कार्य है नंबर 1, और नंबर 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि और क्या कार्य है। नंबर 2 क्या कार्य है कि जो ये प्लाज्मा, देखिए एक इम्पोर्टेंट कार्य तो यही हो गया कि ये पचे हुए भोजन व हार्मोन का विभिन्न अंगों तक क्या करता है, संवहन करता है। अब यदि अगर हम प्लाज्मा में से प्रोटीन को निकाल दें, प्लाज्मा में से क्या निकाल दें, प्रोटीन को निकाल दें, यानी कि फाइब्रिनोजन। क्या निकाल दें, फाइब्रिनोजन। जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल दें
तो क्या होता है, उसे सीरम कहते हैं, उसे सीरम कहते हैं। जो भाग बचता है उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। प्लाज्मा में से प्रोटीन या फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। आप देखिए कि जो प्लाज्मा है यानी कि एक तरह से बात करें, प्लाज्मा हिपेरिन है ना। और कुछ प्रोटीन जो हैं उनका निर्माण कहाँ होता है, प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, निर्माण यकृत में होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि प्लाज्मा हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, तो ये बात जो थी हमने पढ़ी प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि प्लाज्मा जो है 55% भाग बनाता है रक्त का, पारदर्शी होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया, ये जो तरल भाग है ये क्या है, ये प्लाज्मा है। और ये रक्त है, रक्त में ये क्या आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और ये प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब यदि अगर हम बात करें संगठन की तो इसमें क्या होता है, जल होता है, प्रोटीन होती है, और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और अन्य जो परसेंट बच जाता है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये बात तो हमने जानी। इसके बाद अब कार्य क्या है इसका, यह पचे हुए भोजन व हार्मोन का विभिन्न अंगों तक संवहन करता है। जो भोजन पच जाता है और जो हार्मोन है उनका शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करता है, संवहन करता है। और यहाँ हमने देखा यदि प्लाज्मा में से प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको निकाल दिया जाता है तो उसे सीरम कहते हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सीरम कहते हैं। तो ये बात तो हमने कि प्लाज्मा के बारे में, किसके बारे में बात की है, प्लाज्मा के बारे में। अब इसके बाद हम जो रक्त का अगला भाग है, जो रक्त का अगला भाग है वो कौन सा है, यानी कि रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं के बारे में हम देखेंगे कि रक्त कणिकाएं क्या हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की क्या संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, आप देखिए आप कि हम बात करें किसकी, रक्त कणिका। नंबर 2 रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं। तो देखिए जो रक्त कणिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती है। हमने देखा था कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आपको एक बात यहाँ ये याद रखनी है कि सर्वाधिक जो रक्त का भाग है इनमें से कौन सी कोशिकाएं कणिकाएं बनाती हैं, तो वो बनाती हैं आरबीसी। कौन सी बनाती है, आरबीसी, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, आरबीसी जो है वो बनाती हैं, रक्त का सर्वाधिक भाग बनाती है। ठीक है, 99% भाग जो है रक्त का कौन बना रही हैं, आरबीसी बना रही है। तो चलिए अब सबसे पहले रक्त कणिकाओं में हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी की। किसके बारे में बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ए। ठीक है, आरबीसी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। तो इसका अन्य नाम भी है, वो है क्या, यानी कि हम रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। ठीक है, और हम इसे यानी कि हम बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और हम इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आरबीसी को हम क्या कह रहे हैं, एरिथ्रोसाइट्स कह रहे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं आरबीसी की। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो हम देख लेंगे कि आरबीसी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जिसका फुल फॉर्म होती है
लाल रक्त कणिकाएं इन्हें हम कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए, अब यदि अगर हम बात करें किसकी, नंबर 1, सबसे पहले देखें जो लाल जो रक्त कणिकाएं हैं, है ना, लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं। केवल कहाँ पाई जाती हैं? कशेरुकी जो प्राणी हैं, कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है? केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए कशेरुकी प्राणियों में, जो कशेरुकी प्राणी हैं ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आरबीसी जो है, आरबीसी जो है इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? आरबीसी को सर्वप्रथम 1674 में। अब देखिए यहाँ हमें एक बात याद आ जाती है, हमने पढ़ा था कोशिका और 1674 भी पढ़ा था, यानी कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में की थी। किसने? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो आरबीसी को सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेनहॉक ने कणों के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? कणों के रूप में देखा। कणों के रूप में देखा, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कणों के रूप में देखा है। अब देखिए आरबीसी जो है, अगर हम बात करें स्तनधारियों के आरबीसी में, स्तनधारी जो होते हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो हम कह सकते हैं स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात हमें याद रखनी है, पाया जाता है। ठीक है, अब लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद मैं लिख देता हूँ कि इसका अपवाद है ऊंट व लामा। ऊंट व लामा, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब यदि अगर हम बात करें कि जो आरबीसी है, ठीक है, जो आरबीसी है इसकी गणना, यानी कि हम कह देते हैं आरबीसी की गणना जो है, आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर, एक उपकरण होता है हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि हम आरबीसी की गणना करते हैं, काउंट करते हैं, आरबीसी की गणना करते हैं, काउंट करते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर जो उपकरण है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इसकी गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? आरबीसी की गणना करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, आरबीसी का निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है वयस्क अवस्था में। कहाँ होता है? अगर हम बात करें वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब यदि अगर बात करें कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? तो हम लिख देते हैं कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, यकृत में होता है। तो ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आरबीसी है, आरबीसी का जन्म हो गया अस्थि मज्जा में। आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का जीवन काल, तो जीवन काल जो होता है इसका 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। अब यदि अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, ठीक है, मृत्यु, तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है पीलिहा या यकृत। कहाँ होती है? पीलिहा में होती है। ठीक है, अब देखिए इसलिए हम पीलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिहा को आरबीसी का
कब्रिस्तान व बूचड़खाना, या हम कह देते हैं बूचड़खाना कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि आरबीसी जो है इसकी मृत्यु कहाँ होती है, पीलिया में होती है। अब देखिए यकृत में भी आरबीसी जो है, मृत आरबीसी जो है उसका भक्षण करते हैं कुफ्फर कोशिकाएं, जैसे कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, और यानी कि पाचक ग्रंथियां जब हमने देखी थी तो यकृत में जो कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं, कुफ्फर कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं, मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं ताकि यकृत में संक्रमण ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी में क्या पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, या हम कह सकते हैं रक्त का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग, रक्त का लाल रंग, ठीक है। या चलो मैं लिख देता हूँ, रक्त का लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन HB, यानी कि इसे हम बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, अभिरंजक है, ठीक है, अभिरंजक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रक्त का लाल रंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, और हमने बता दिया है कि सभी जीवों का लाल रंग नहीं होता, रक्त का लाल रंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी को सर्वप्रथम 1674 में ल्यूवेनहॉक ने कणों के रूप में देखा, और स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद इसका ऊंट व लामा है, अपवाद क्या है, ऊंट व लामा है। आरबीसी की गणना हीमोसाइटोमीटर द्वारा की जाती है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है, जबकि अगर बात करें भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और इसकी मृत्यु जो पीलिया में होती है, पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान, बूचड़खाना कहा जाता है। आरबीसी का लाल रंग, रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहाँ से क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है और हर लाइन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलो यहाँ से मैं इसको करता हूँ रफ, और भी हम देखते हैं आरबीसी के बारे में कि इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है, आरबीसी की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या, अगर बात करें संख्या की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक वयस्क पुरुष में, नंबर 1 की बात करें, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या जो होती है कितनी होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है, 50 से 55 लाख प्रति घन mm होती है। अब यदि अगर हम बात करें कि वयस्क महिला में आरबीसी की जो संख्या है कि कितनी होती है, वो होती है 45 से 50 लाख प्रति घन mm होती है। अब यदि अगर हम बात करें नंबर 3 कि जन्म के अवस्था में, जन्म के दौरान या जन्म अवस्था में, जन्म के दौरान आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, सर्वाधिक होती है, वो होती है 68 लाख प्रति घन mm होती है, ठीक है। तो ये तो हुई बात है, इनकी संख्या की बात हुई कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, ठीक है। अब यदि अगर हम बात करें कि यदि आरबीसी जो है इसकी जो है कि सामान्य से कम, अगर यदि आरबीसी की संख्या, यदि हम बात करें, यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए, सामान्य
से क्या हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया। उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया या अरक्तता। क्या कहते हैं, अरक्तता। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या कम हो गई, आरबीसी की संख्या कम हो गई तो क्या होगा, रक्त यानी कि रक्त जो है वो क्या हो जाता है, लाल, उसका रंग जो है कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि शरीर कैसा हो जाता है, पीला सा हो जाता है या सफ़ेद हो जाता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड की कमी आ गई है। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आरबीसी की कमी है तो हीमोग्लोबिन कमी। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी है तो एक तरह से रक्त की कमी है। अब ये पोजीशन जब आती है, ये अक्सर महिलाओं में आती है प्रसव के दौरान, या हम कहते हैं कि मादा जनन चक्र जो होता है, ठीक है, यानी कि मादा जो जनन चक्र होता है उस दौरान आती है। अब यदि हम बात करें, यदि आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए तो हीमोसाइटोसिस कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, सॉरी, पॉलीसाइटोमिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइटो अधिक हो जाए तो हम उसे पॉलीसाइटोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसाइटोमिया। ठीक है, पॉलीसाइटोमिया। ये तो बात हुई क्या, ये तो बात हुई कि आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो एनीमिया, और आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए तो पॉलीसाइटोमिया हम इसे कहते हैं। तो चलिए अब देखिए आप, हमने आपको बहुत सारी बातें बताई आरबीसी के बारे में, कुछ बातें शायद और रह गई हैं, वो देखते हैं कि जो पीलिया है उसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ये बात हमने आपको बता दी है कि जो ब्लड का निर्माण है वो कहाँ होता है, ये होता है पीलिया में। तो हम कहते हैं कि जो पीलिया है उसे हम क्या कहते हैं, उसे पीलिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। और इसके जो आरबीसी की जो मृत्यु वो बता दी, यकृत और पीलिया में होती है। ठीक है, इसलिए पीलिया को हम क्या कहते हैं, इसलिए पीलिया को हम आरबीसी का कब्रिस्तान में बूचड़खाना कहते हैं। ठीक है, अब ये तो बात किसकी हो गई, आरबीसी के बारे में इतनी सारी जो बातें हमने की हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए अगर एक बात और याद रखनी है हमें कि आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी12 होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी12 आवश्यक है, विटामिन बी12 आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। तो आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन बी12 क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी के छोटे छोटे जो कण होते हैं हीमोकोनिया कहलाते हैं। आरबीसी के जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हीमोकोनिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमें हीमोकोनिया कहलाते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो ये तो ख़त्म होती है यहाँ पर आरबीसी के बारे में जो चर्चा, जो हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी है। ठीक है, अब यूँ तो बहुत सारा कुछ है आरबीसी के बारे में, लेकिन एक हम सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जनरल साइंस, तो इतना बहुत काफ़ी है। अब हम देखते हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी। क्या देखते हैं, आरबीसी के बाद हम चर्चा करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो यहाँ तक तो हमने आरबीसी को देखा है, जाना है, और यहाँ से क्वेश्चन जो संभावना बनती है क्वेश्चनों की, उन सब के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी कि रक्त कणिकाओं में ए हो गया और बी हो, चलो नंबर 1 हो गया तो ये नंबर 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड। चलो मैं इस ब्लैक से लिखता हूँ, वाइट
ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। अब देखिए इसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स, रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रक्त कणिकाओं को। क्या देखेंगे? रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो WBC वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, ये क्या होती हैं? तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर एक की बात करें, हम देखेंगे कि जो WBC है, ठीक है, जो WBC है इसका यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है? WBC का निर्माण, तो निर्माण तो इसका होता है अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और यदि अगर बात करें इसका जीवन काल, तो इसका जो जीवन काल है, इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 4 से 5 दिन का होता है लगभग, ठीक है। लगभग है, आपको हर बुक में अलग अलग मिल जाएंगे देखने को, लेकिन जो एग्जैक्टली है वो हम देखते हैं इसी के आसपास 4 या 5 दिन। नंबर 3, अगर इसकी मृत्यु जो है, मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु यकृत में होती है, सॉरी, मृत्यु रक्त में ही होती है। कहाँ होती है? रक्त में ही होती है। तो WBC जो है इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु जो होती है वो होती है रक्त। और क्या होता है कि जो WBC होती है ये केंद्रक युक्त होती है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक युक्त होती है, ठीक है, केंद्रक युक्त होती है। और कैसी होती है? रंगहीन होती है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी मृत्यु रक्त में होती है और यकृत पीलिया में भी हो सकती है। अब हम बात करें कि इसकी संख्या एक वयस्क मनुष्य में 7,000 प्रति घन, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रति घन mm होती है, ठीक है। इसकी संख्या जो होती है 7,000 प्रति घन mm होती है, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कि इनका कार्य क्या है। ये शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए एक चार्ट के माध्यम से हम इनको समझेंगे कि ये 2 प्रकार की होती हैं। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। नंबर 1 की बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि कणिका में और एकणिका में, एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट्स। आगे चलकर ये इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। और जो एग्रेन्युलोसाइट्स है ये किसमें? बी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट में विभक्त हो जाती है। इनको हम एक चार्ट से देखते हैं, तो हम एक चार्ट बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो WBC है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक तो है ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, एक तो है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक है एग्रेनुलोसाइट्स। इनके बारे में हम देखेंगे कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स है वो क्या है और एग्रेनुलोसाइट्स जो है जो क्या है। तो देखिए सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं। तो ये कैसी होती है? कणिका युक्त होती है, ठीक है। कैसी होती है? कणिका युक्त होती है। अब ये देखिए ये 2 भागों में डिवाइड है। नंबर 1 इयोसिनोफिल, सॉरी 3 भागों में, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। 3 भागों में डिवाइड है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इयोसिनोफिल है ये 2 से 3% भाग बनाती है
किसका, ग्रेनुलोसाइट्स का। ठीक है, अब बेसोफिल है जो 0 से 1% और जो न्यूट्रोफिल है वो 60 से 55% भाग बनाती है। अब देखिए जो इयोसिनोफिल का काम क्या है, ये एलर्जी प्रतिरक्षण का एक तरह से एलर्जी प्रतिरक्षण में सहायक है। ठीक है, और बेसोफिल है ये हिपेरिन, हिस्टामिन आदि जो पदार्थ हैं इनका क्या करती है, वहन करती है, यानी कि पहुंचाने का संवहन करती है। न्यूट्रोफिल ये भक्षक होती है, क्या होती है, भक्षक, यानी भक्षण करती है जो हानिकारक जो जीवाणु हैं जो कि हमारे अंदर हमें हानि पहुंचा रहे हैं, तो क्या करती है, भक्षण। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ये एक कणिका में होती हैं, यानी कि इनमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती, जबकि इनमें कणिकाएँ होती हैं। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दो भागों में डिवाइड है। लिम्फोसाइट्स ये छोटे आकार की है और ये सबसे बड़े आकार की है। यह हम देखते हैं कि ये दो भागों में डिवाइड है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, इनका काम क्या है, प्रतिरक्षी का निर्माण करना या प्रतिरक्षी उत्पन्न करना। अब देखिए कोशिकीय अपशिष्ट जीवाणु का भक्षण करती है कौन, मोनोसाइट्स। ये एक तरह से अपमार्जक हैं, क्या है, एक तरह से अपमार्जक का कार्य करती हैं। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर में अपमार्जक का कार्य कौन करती है, तो डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट्स क्या है, अपमार्जक का कार्य करती हैं। तो ये बात हो गई कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके दो भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात और है, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए, सामान्य से कम संख्या हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो हम उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, सामान्य से कम संख्या हो जाए। अब यदि सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक संख्या हो जाए, डब्ल्यूबीसी की सामान्य से अधिक संख्या हो जाए तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ठीक है, अब यदि अगर सामान्य से अधिक संख्या हो जाए तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया कह रहे हैं। ठीक है, ये तो बात किसकी हुई, ये बात हुई कि जो सामान्य से कम और सामान्य से अधिक की। अब यदि हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, तो इसके परिपक्वन के लिए, इसके सहायक के लिए क्या है, कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक, ये हमें प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, कॉपर व जिंक प्राप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो देखिए कॉपर व जो जिंक है, कॉपर जिंक हमें प्राप्त किससे हो रही है, हरी पत्तेदार सब्जियां, और जिंक हमें किससे प्राप्त हो रहा है, कॉपर जिंक, यानी कि दूध है ना, और क्या है, मांस, मछली, इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि कॉपर व जिंक की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्राप्त होते हैं। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक बात और याद रखनी है कि ल्यूकोसाइटोपेनिया से रक्त कैंसर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त कैंसर। क्या कहा जाता है इसे, रक्त कैंसर कहा जाता है। ल्यूकोसाइटोपेनिया को क्या कहा जाता है, रक्त कैंसर कहा जाता है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो चलिए अब हम एक कणिका और रह गई है, रक्त कणिका, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स। क्या देखेंगे, प्लेटलेट्स। तो हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, यानी कि बिंबाणुओं की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे किसकी, बिंबाणुओं की। तो चलिए अब देखते हैं हम प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु, किसके बारे में देखेंगे, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। तो हमने क्या देखा कि ये केवल स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, स्तनधारी उन्हें कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, निर्माण इसका अस्थिमज्जा में होता है, और जो महाकाय कोशिकाएं हैं, महाकाय कोशिकाएं उनमें होता है।
जीवन काल 3 से 8 दिन का होता है। जीवन काल कितना होता है? 3 से 8 दिन का होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं। कैसी होती है? केंद्रक विहीन, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये रंगहीन होती है, इनमें रंग भी नहीं पाया जाता। विभिन्न आकृति की होती है, इनकी आकृति विभिन्न आकार की हो सकती है। हमने देखा था कि आरबीसी की आकृति कैसी है? आरबीसी की आकृति वो बृहत्तल, अंडाकार, ठीक है, और यानी कि उभय अवतल गोलाकार, ये तो होती है यानी कि स्तनी प्राणी, ठीक है। ये होती है कशेरुकी प्राणी, जो अन्य प्राणी हैं, ठीक है, उनमें होती है। स्तनियों को छोड़कर अन्य में यह होती है, और स्तनी जो प्राणी हैं उनमें यह होती है। और हमें उसमें क्या देखा था कि WBC जो है, WBC की आकृति कैसी होती है, ठीक है, और विभिन्न आकृति की होती है, ठीक है। कार्य जो है रक्त का थक्का बनाना, इनकी संख्या वयस्क मनुष्य में 1.5 से 4 लाख घन mm होती है। प्लेटलेट्स का सामान्य से कम हो जाना थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है, और सामान्य से अधिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है। अब देखिए आप, हम बात कर रहे थे कि कार्य जो है रक्त का थक्का बनाना, किसका काम क्या है? प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाता है। हम पढ़ेंगे अभी ब्लड में कि रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो काम क्या है इसका? रक्त का थक्का बनाना, और इनकी जो संख्या है कितनी है? मनुष्य में 1.5 से 4 लाख प्रति घन mm होती है, प्रति घन mm होती है। तो देखिए, जब अभी चला था डेंगू, जो बुखार चला था लास्ट समय में, तो क्या थी? प्लेटलेट्स की जो संख्या कम हो रही थी। क्या हो रही थी? कम हो रही थी, ठीक है। तो वो यही है प्लेटलेट्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4 लाख के मध्य, ठीक है। और प्लेटलेट्स का सामान्य से कम, यदि सामान्य से कम हो जाए तो उसे हम क्या करें? थ्रोम्बोसाइटोसिस, और यदि सामान्य से अधिक हो जाए तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई कणिकाओं के बारे में। किसके बारे में? कणिकाओं के बारे में। तो हमने देखा कि जो रक्त है वो 2 भागों में डिवाइड है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा को हमने अच्छी तरीके से देखा, और रक्त को भी हमने अच्छी तरीके से देखा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जो Hb होता है, वो O2 का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? O2 का परिवहन करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन करता है। यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो विटामिन जो K है, विटामिन K का भी काम क्या है? विटामिन K भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें जो हैं हमने देखी हैं रक्त कणिकाओं के बारे में। अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हृदय। इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है रक्त परिसंचरण में, वो हृदय पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। और जो क्वेश्चन रक्त से संबंधित हैं वो अभी हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हृदय की नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।